समविभव पृष्ठ पर आज हम चर्चा करेंगे। समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, क्या होता है ये और इसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब इसके गुण क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों के विषय में हम पहले चर्चा करेंगे। और इसके बाद किसी वैद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर किसी कण को छोड़ दिया जाए, कोई पॉजिटिव चार्ज्ड कोई पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन है, उसको छोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को भी, है ना, दोनों के लिए अप्लाई है। केवल दोनों विपरीत आवेशित अगर है, दोनों के पथ में अंतर हो जाएगा, दोनों के रास्तों में अंतर हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के आवेश सेम होते हैं, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के आवेश सेम होते हैं, तो दोनों पर समान फोर्स काम करेगा, दोनों के वेग समान होंगे, सब कुछ समान होगा, लेकिन दोनों के रास्ते अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना वेग प्राप्त कर लेता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, ठीक है। अगर हम किसी एक पृष्ठ की कल्पना करें वैद्युत क्षेत्र में जिस पर स्थित प्रत्येक पृष्ठ का विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक हमारा यह पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ पर अगर जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं का जो विभव है वो एक समान हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है या समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ की जो मूल विशेषता होती है कि अगर वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ है तो उस पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कितना कार्य करना पड़ता है? शून्य कार्य करना पड़ता है, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्योंकि विभवांतर की परिभाषा से आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक आप गए, जो कार्य करना पड़ा वह कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यानी विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो जब विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य होने का मतलब जब बता दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी बिंदुओं का विभव बराबर है, जो ए बिंदु का विभव है वही बी बिंदु का विभव है, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी करेंगे, ए बिंदु के विभव में से बी बिंदु का विभव घटाएंगे हम तो जीरो आएगा, विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर शून्य होगा तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, यानी डब्ल्यू बराबर जीरो, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है। समविभव पृष्ठ की दो तीन प्रकृति है, हम आपको बता देते हैं, उसको आप याद रखेंगे। इसमें मूल प्रकृति जो है वो ये, इसको ही याद कर लीजिए पहले आप, कि समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, जो कि डिफिनीशन से ही क्लियर है। और अगर समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के पर स्थित दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। अगर वो समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन बल रेखाओं की दिशा हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है ना। जैसे ये हमारा पृष्ठ है, इसको देख रहे हैं, ये हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर खींची गई जो अभिलंबवत दिशा हुई वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर समविभव पृष्ठ है ये, तो समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु, समविभव पृष्ठ के पर बहुत सारे बिंदु स्थित होंगे, उन बिंदुओं पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपसे पूछी जाए तो सीधे बताएंगे कि उस बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत रेखा, है ना। क्यों ऐसा होता है अभी उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश रखा है Q,
ठीक है। तो आवेश Q बीच में रखा हुआ है, तो उस आवेश से बराबर दूरी पर, इधर भी, यहाँ भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर तरफ समान दूरी पर स्थित एक पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। वह पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा? समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। और बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी? उस आवेश से होकर जाने वाली और उस पृष्ठ को मिलाने वाली रेडियल होंगी, त्रिज्य होंगी। ठीक है। और त्रिज्य अगर होंगी तो सरफेस पर लंब होगी, इसका मतलब। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज हो गई। कहाँ होती है? पृष्ठ पर अभिलंबित होती है। ठीक है। तीसरा जो इसका गुण है कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वह कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया समविभव पृष्ठ के पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है उस पर खींची गई अभिलंबित रेखा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर दो पृष्ठ इंटरसेक्ट करेंगे, दो पृष्ठ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या काटेंगे, तो ये जो कॉमन बिंदु आपका है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये दोनों पृष्ठों पर हो जाएगा। पहले वाले पृष्ठ पर भी हो जाएगा, दूसरे वाले पृष्ठ पर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों पृष्ठों पर दो बल रेखाएं आप खींचेंगे। जब दो बल रेखाएं खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को वह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। दो बल रेखाएं जो हैं वह दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं संभव नहीं है। ये बात क्लियर हुई? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी एक बिंदु पर एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये आपके पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ हैं, वो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। ठीक है। समविभव पृष्ठ, अगली जो विशेषता है कि अगर समविभव पृष्ठ पास पास है, इसका मतलब बल रेखा वैद्युत क्षेत्र वहां पर प्रबल है। समविभव पृष्ठ दूर अगर है तो वैद्युत क्षेत्र निर्बल है। ये सिंपल सा चौथा वाला गुण है। ठीक है। तो ये आप समझिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। अब समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होगा, इसको भी आप जान सकते हैं। अगर समविभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। जैसे कोई बिंदु आवेश रख दिया आपने, आप आवेश को फैला भी सकते हैं। आवेशों का वितरण जो है वो एक वन लीनियर भी, मतलब एक रेखा में भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। या किसी पॉइंट पे आप उसको रख भी सकते हैं। तो अगर किसी बिंदु पर आवेश को रखा गया है तो उस आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो उस समविभव पृष्ठ की जो आकृति होगी, उसका जो आकार होगा, कैसा होगा? गोलाकार होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है या आवेशों का समुदाय रखा हुआ है, चाहे आवेश हो या आवेशों का समुदाय हो, उस आवेश समुदाय के कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम ये कल्पना करते हैं कि समान दूरी पर स्थित कोई पृष्ठ है, तो पृष्ठ कैसा होगा? आवेश बीच में है तो पृष्ठ यहाँ भी होगा, ऐसे पृष्ठ होगा, इधर से होगा, ऐसे होगा, तो कैसा पृष्ठ होगा? गोलाकार होगा। तो समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कब? जब वह पृष्ठ किसी बिंदु आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। बात क्लियर हुई इतनी? अच्छा, अगले वाले पे आ जाइए। अगर ये आवेशों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? लीनियर है, एक रेखा में है। जैसे यहाँ देखिए, आवेशों का जो वितरण है वो कैसा है? एक रेखा में है। तो जाहिर सी बात है, यही मान लीजिए एक लाइन हो गई, आवेशों का वितरण यहाँ पर हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर जगह वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक समान दूरी पर अगर किसी पृष्ठ की कल्पना हम ऐसे कर लें तो कैसा इसका आकार होगा? बेलनाकार हो जाएगा। और यह जो आवेश हमारा फैला हुआ है जिस लाइन पर, वह लाइन क्या हो जाएगी? उस बेलन का अक्ष हो जाएगी। ठीक है। तो किसी सीधी रेखा के थ्रू फैला हुआ कोई अगर आवेश है तो उस आवेश के चारों तरफ या आवेश के परितः, ठीक है, अगर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करें हम, तो वह बेलन भी हमारा समविभव पृष्ठ होगा। वो बेलन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़ा भी रहेगा तब भी वो समविभव रहेगा,
भले ही वहाँ का विभव कम रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा उस पृष्ठ के हर बिंदु पर बराबर रहेगा। नज़दीक आप आएंगे तो विभव ज़्यादा रहेगा और हर बिंदु पर बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ में ऐसा नहीं कि मतलब दूर है पृष्ठ तो विभव कम नहीं होगा, या नज़दीक है तो ज़्यादा नहीं होगा। सब अलग अलग पृष्ठों का विभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं का जो विभव होता है वह एक समान होता है, ठीक है। तो कैसा होगा, बेलनाकार होगा अगर आवेशों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह एक सीधी रेखा में हुआ है। तीसरी कंडीशन जरा आ जाइए, जैसे ये मान लीजिए आवेशों का समुदाय, दो आवेश हमारे हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये आप जो देख रहे हैं जो डार्क लाइन है ये तो बल रेखाएं हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। बल रेखाओं वाली प्रकृति में आपने पढ़ा है कि अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह माइनस आवेश से प्रारंभ करके धन आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये आपका आवेश आया हुआ है, ये सब बल रेखाएं जो हैं, ये सब जो लाइन आप देख रहे हैं ये बल रेखाओं को दिखा रही हैं। समविभव पृष्ठ कौन सा इसमें है, ये जो डॉट आपको दिख रहा है डॉट से, है ना, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू के आसपास आप देख रहे हैं डॉट से सर्किल की गई है। तो ये जो सर्किल की गई है इतने सारे पृष्ठ आपके समविभव पृष्ठ होंगे। नजदीक त्रिज्या का भी ले सकते हैं, दो बड़ी त्रिज्या का भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी पृष्ठ होगा आपका वो समविभव पृष्ठ होगा। ये भी आपका समविभव पृष्ठ ऐसे आगे बनेगा ही, अब आगे इसको नहीं ले गए उधर हम, तो ये भी समविभव पृष्ठ होगा। यहाँ भी आप करेंगे, यहाँ भी समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। बल रेखाएं तो प्लस आवेश है तो अंदर की तरफ आएंगी, माइनस रहेगा बाहर तरफ, वो बल रेखाओं की कितनी अलग है। मैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ की संकल्पना आपको बता रहा हूँ। तो समविभव पृष्ठ जो होगा वह धन आवेश हो या ऋण आवेश हो उसके चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से एक वृत्ताकार पथ पर रहेगा, वृत्ताकार मतलब गोलाकार पथ पे रहेगा, ठीक है। ऋण आवेश अगर रहेगा, दोनों धन आवेश हैं, तो कैसा रहेगा समविभव पृष्ठ, वह भी ऐसे मतलब गोलाकार ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक पृष्ठ आपका ये भी बनेगा, ये भी एक पृष्ठ बनेगा, मतलब यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का हर जगह का जो विभव है वो सेम होगा। वैसे यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का हर जगह का जो विभव है वो सेम होगा, ठीक है। तो जो आपके डॉट लाइन दिखाई गई है इन सबके जो विभव है वो सेम है। आप एक काम कीजिएगा, जब आपको ये आप इसको पढ़ रहे हो तो उस समय आप ऐसे ही इतिहास की तरह सुनते मत रहिए कि यहाँ पर हम खड़े होकर के मेहनत से पढ़ाएं और आप जो है बिस्तर पर लेट करके आराम से देखें वीडियो, जब तक मन करे देखें फिर बंद कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। आप रफ लेकर के पेन लेकर के बैठिएगा और जैसे क्लास में हम आपको कहते थे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको नोट करिए, वैसे आप पढ़ते जाइए और हाथ चलता रहे आपका। आप इस तरह के जो फिगर हैं वो बना बना करके समझते हुए नोट करते जाइए, क्योंकि आप ऐसे ही सुने कई बार तो भूल जाएगा आपको, और आप सुनते जाएंगे नोट करते जाएंगे रफ पे, तो जो चीज़ यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखी जा रही है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। तब नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी होगा, आसान आपके लिए होगा। और आप ऐसे जो है सोचेंगे कि नहीं चलिए कोई बात नहीं है, सुन लिया ऐसे, फिर नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं गया है, ये तो अब आपने अभी पहली बार देखा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जितनी भी चीज़ पढ़ाई जाए वो रफ पर आप एज इट इज उतारिए उसको। तीसरी जो चीज़ है, माफ़ कीजिएगा, अगली जो पांचवी चीज़ है समविभव पृष्ठ। मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र हमारा है वो क्या है, समांतर है। देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये समांतर जा रही हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं समांतर जा रही हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र वहां पर हर जगह एक समान है। वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक समान है, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ही बल रेखाएं समांतर जाती हैं। ऐसे वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एक समान दूरी पर पृष्ठ रख दें, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, ठीक है ना, पृष्ठ रख दें, तो इन पृष्ठों का विभव तो अलग अलग होगा, अपना विभव। जैसे इसका विभव V1 होगा, इसका विभव क्या होगा V2 होगा, इसका विभव क्या होगा V3 होगा, लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, V1 ही रहेगा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या रहेगा, V2 ही रहेगा, और इस पृष्ठ पर भी स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव V3 ही रहेगा। प्रत्येक पृष्ठ के अपने अलग अलग विभव हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ के हर बिंदु का विभव अपना एक समान रहेगा।
ठीक है। तो समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा वैद्युत क्षेत्र में, किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र हो तो कैसा पृष्ठ बनेगा, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छे से। और समविभव पृष्ठ क्या होता है इसको भी जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। आप जानते हैं कहीं पर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें धन आवेशित कण रहेगा, वो भी चलना शुरू कर देगा। ऋण आवेशित कण रहेगा, वो भी चलना शुरू कर देगा। क्यों? इसलिए कि उस पर एक बल काम करता है। ठीक है, उस बल के नाते वो चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा का संचरण हो जाएगा। कितनी ऊर्जा उसके पास है, कितना बल काम करेगा, कितने वेग से चलेगा, इन सारी चीजों को हमको जानना है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसके बारे में हम देखेंगे। मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की एक प्रापर दिशा हम मान लेते हैं, एक प्रापर दिशा वैद्युत क्षेत्र की मान लेते हैं। इधर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस साइड में है। और यहां ए बिंदु पर कोई कण अगर छोड़ दिया जाए जिसका आवेश क्या है, क्यू आवेश, क्यू आवेश का एक कण कहां छोड़ दिया जाए, बिंदु ए पर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? मान लीजिए वो धन आवेशित है तो क्या होगा, वो चलना शुरू कर देगा। समझ रहे बात को? क्यों चलना शुरू कर देगा? क्योंकि इस पर बल काम करेगा। कितना बल काम करेगा? F इक्वल टू क्यू ई। ये चीज क्लियर है? इसको हमेशा याद रखिए आप, F इक्वल टू क्यू ई, बल काम करेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ही है कि वैद्युत किसी स्थान पर, ठीक है, किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तो F अपान क्यू को E कहते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो कोई भी आवेशित कण हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर उसको E वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो F इक्वल टू क्यू ई के बराबर बल उस पर काम करेगा। और क्या होगा इससे, जब किसी वस्तु बल काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो उसकी गति में क्या होगा, त्वरण भी आ जाएगा। अरे न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हैं कि अगर m द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है, m द्रव्यमान कोई कण है और उस पर F बल लगाया जाए तो उसकी गति में a त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F इक्वल टू ma होगा। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर चाहे आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर उसका द्रव्यमान आपका m है तो m द्रव्यमान के कण पर अगर यह बल लग रहा है, कितना बल है F, यही तो है, ये विद्युत बल के बराबर है। यह बल लग रहा है तो इस आवेशित कण में गति आ जाएगी, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, उसमें वेग में परिवर्तन उसके वेग में हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। F इज इक्वल टू ma, यह न्यूटन के द्वितीय नियम से होगा। और ये विद्युत बल आपका लगा ही हुआ है। यह F इक्वल टू ma कैसे आया, क्योंकि बल लगा हुआ है। बल कहाँ से आया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण रखा हुआ है। ठीक है, दोनों को सेम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर हो जाएगा ma। तो पूछा जाए कि कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं a इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई m। यह जो है, जो आवेशित कण है उसकी गति में क्या है, ये त्वरण है। ठीक है, चलिए अब अगर त्वरण आ गया, इसका मतलब कि अगर इसका पहले वेग 0 रहा होगा, आपने छोड़ दिया तो इस आवेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। और जब ये कुछ दूर गति किया, कहां पर, B तक मान लो पहुंच गया, कुछ दूर गति किया ये, ठीक है, तो गति क्या, कितनी दूर किया, x दूरी, मान लीजिए दूरी कितना किया, x दूरी तय करने के बाद कहां पहुंच गया, बिंदु B पर पहुंच गया। तो चूंकि इसके
गति में त्वरण आ गया, मतलब वेग में बढ़ोतरी हो गई इसके, तो वेग इसका बढ़ करके बिंदु बी पर कितना हो गया, v हो गया। पहले इसका वेग u था, अर्थात मूल जो प्रारंभिक वेग था 0 था, और बाद में उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तो और दूरी कितनी x है, तो गति का जो तृतीय समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as आप लगा सकते हैं उसको, और ये देखेंगे हम कि बाद में उसका वेग बढ़ करके कितना हुआ है। ठीक है, तो गति के तृतीय समीकरण के हिसाब से v² बराबर u² प्लस 2as से, ठीक है, अंतिम वेग है v², प्रारंभिक वेग है 0, आपने छोड़ दिया था, कोई वेग नहीं दिया था, लेकिन बल के नाते उसका वेग बढ़ना शुरू हो गया, अंत में वेग उसका v हो गया, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो ऊपर से, ठीक है, ये त्वरण है q e डिवाइड बाई m, s की वैल्यू मतलब जितनी दूर वो चला हुआ है, तो x दूरी आपने माना है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v² की वैल्यू क्या हो गई, v² बराबर 2qex डिवाइड बाई m। बात क्लियर हो गई इतनी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बराबर अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लीजिए 2qex डिवाइड बाई m, एक फार्मूला तो यही हो गया। अगर एक समान कहीं वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का एक फार्मूला तो यही हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, 2qex डिवाइड बाई m। ठीक है अच्छा, अब जरा ex के मल्टीप्लिकेशन पे आइए। कल आपको बताया गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, तो कहा गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। कहने का मतलब सीधा विभवांतर में और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताया गया था, और उसमें बताया गया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, माइनस डेल्टा V या dV आप जानते होंगे बटे डेल्टा x, मतलब विभवांतर बटे दूरी को ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये माइनस चिन्ह को छोड़ दीजिए, ठीक है, जब कहीं आप रखते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देते हैं। ये तो केवल ये बताता है कि जो जो आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर उसका घटेगा, ये तो केवल इस चीज को बताता है बस। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है, ठीक है, वह विभवांतर मान लीजिए V है, कहाँ विभवांतर, A से B तक आप गए तो A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, माना V है, और दूरी A से B बिंदु के बीच की दूरी क्या है, x है, तो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो E इज इक्वल टू V अपान x, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EX। तो जो आप EX देख रहे हैं उस EX की जगह पे आप V रख सकते हैं। V क्या चीज है, V A से B के बीच का विभवांतर है, जहां से शुरू करके जहां तक वो आवेशित कण गया हुआ है। ठीक है, तो EX की प्लेस पे आप V रख दीजिए, तो एक फार्मूला आपको बन जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं V बराबर अंडर रूट 2qv, ठीक है, 2q है ये, EX स्थान V और डिवाइड बाई m। ये अब देखिए यहाँ पर जो V आपको दिख रहा है ये वेग है, इसको स्मॉल से लिखेंगे हमेशा, वेलोसिटी है ये वेग है, और जो कैपिटल V रहेगा वो विभवांतर है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गति में जो उसका वेग उत्पन्न होगा उसका एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये पता ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता रहेगी, इसको लगा देंगे, नहीं पता है विभवांतर पता है आपको कि इतने विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है या इतना विभवांतर है, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर वेग आ गया तो जाहिर सी बात है आवेशित कण अगर की गति में वेग आ गया, चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, गतिज ऊर्जा उसके अंदर है ही भाई, अगर वेग आ गया, गतिमान हो गई वस्तु, तो गतिज ऊर्जा है उसके अंदर। तो गतिज ऊर्जा कितनी है आप जानते हैं कि m द्रव्यमान का कोई कण अगर v वेग से गति करे तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। चलिए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यह क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के पास कितनी ऊर्जा है वही हम निकाल रहे हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/2 v स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग आप करेंगे तो आएगा 2q कैपिटल V डिवाइड बाई m। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इंटू v। क्लियर बात हुई। इसका मतलब कि अगर q आवेशित कण, ये चीज बहुत ही ध्यान दीजिएगा, जितना बॉक्स में करा सबको याद करना है। अगर q आवेशित कण v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो वह कितनी गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, q इंटू v के बराबर। ठीक है, अगर q आवेशित कण v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो वह q इंटू v जूल के बराबर गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेगा। तो गतिज ऊर्जा आपको प्राप्त करनी हो किसी आवेशित कण की तो उस आवेश का मान रख दीजिए और कितने वोल्ट द्वारा उसको त्वरित किया गया है वो भी रख दीजिए, तो आपको यहाँ से पता हो जाएगा। इतना ठीक है। चलिए अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, परिभाषा भी इसकी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसका मात्रक है ना, और इसका मान सब पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है ये आप जानिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ईवी, ऐसे करते हैं। ठीक है, यहां आपको बताया गया कि अगर Q आवेशित कण, ठीक है, Q आवेशित कण V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है वो, Q इंटू V। जाहिर सी बात है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वह 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए और वह 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो जितनी ऊर्जा वह अर्जित कर लेगा उसी ऊर्जा को हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन क्या हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट, माफ कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाने पर जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, ऊर्जा की वह मात्रा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जूल है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा को बताता है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, अब देखिए आपको कहा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है इतना आवेश, गुणे 1 वोल्ट है, आप जानते हैं जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट है, इसका मतलब हुआ 1 जूल बटे 1 कूलाम। क्लियर हुई, तो कूलाम से कूलाम कटेगा तो मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का मान, माफ कीजिएगा, हाँ गतिज ऊर्जा है या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, ये गतिज ऊर्जा ही है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर जो ऊर्जा अर्जित की जाती है वो ऊर्जा है। जब आपसे कहा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखेंगे स्मॉल ई कैपिटल वी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो परिभाषा होती है उसको आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है, ऊर्जा की वह मात्रा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक है, इसके बड़े मात्रक क्या होते हैं,
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे के लिख देंगे, ईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके और ऊपर जाएंगे आप तो क्या होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमईवी। इसके और ऊपर जाएंगे तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीईवी। ठीक है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो अगर इसी को आप जूल वाले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, 1 मिलियन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप का होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बचेगा, 16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 घटा दीजिए इसमें से तो 13 हो जाएगा जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻9 घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा जूल। ठीक है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बिलियन में कितने जूल होते हैं वो आप इस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है, और अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में कोई कण अगर गति कर रहा है तो उसका वेग क्या होगा, और उसके पास कितनी ऊर्जा का संचय हो जाएगा गति करते समय। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने इसको पढ़ा है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अभी इस चैप्टर में कुछ बाकी हैं, 2-3 दिन और चलेगा, तो अगले वीडियो में इसके आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।